नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता। बखूबी जानते हैं कि खबरों का बाजार कभी भी ठंडा नहीं पड़ता है और आए दिन बिहार में कुछ ना कुछ ऐसा घटता ही रहता है जिस पर चर्चा, जिस पर बातचीत और जिस पर खबर लाजिम हो जाती है। तो एक बार फिर से हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस हफ्ते क्या क्या घटा है बिहार में, कहां कहां क्या क्या हुआ है, अंदर में कहां कहां खिचड़ी पकी है। सब कुछ तफसील के साथ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। देखिए, कई खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। नई सरकार का गठन हो गया है, अब इस सरकार में क्या क्या हो रहा है वो भी बताएंगे। चर्चा तेजस्वी यादव की भी होगी, चर्चा राजद की भी होगी। देखिए, चर्चा होगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की भी, और अंत में चर्चा होगी चारा घोटाला के बाद सबसे बड़े घोटाला की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो चलिए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस फ्रेम को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। इस फ्रेम में आपको एक तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी, एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी, और एक तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे हमारे सहयोगी आलोक। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुरुआत हम लोग आपसे करेंगे। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया, बहुत कुछ घट रहा है बिहार में। तो कैसे देख रहे हैं आप? पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो बहुत सारी खबरें आई हैं जिन पर आपने भी नजर बनाकर रखी थी। क्या क्या घटा पिछले हफ्ते? देखिए, नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली बिल्कुल। और गिनीज बुक में नाम लिखा गया। राजद वाले सोच रहे हैं कि 11वीं बार शपथ ले लें। हाँ, यह नहीं बता रहे कि किसके साथ शपथ ले लें, लेकिन उनका यह सपना पूरा होता दिख नहीं रहा है। देखिए, 11वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेते आज की तारीख में हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। बिल्कुल। हाँ, नीतीश कुमार खेला खेलने के, लेकिन इस बार खेला दूसरा होगा। खेला होगा जेडीयू को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का। अब इसमें कौन टूट जाएगा, कौन बिखर जाएगा, इसका क्यास अभी नहीं लगा सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, चुनाव के दरमियान ही इस बात की चर्चा खत्म हो गई थी कि वह बीमार है। बिल्कुल। हाँ, वह बीमार है। और अब कहते हैं ना, जैसे ही सत्ता मिलती है एनर्जी अधिक हासिल हो जाती है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार रोज जा रहे हैं, और हमने ऐसे कई लोगों को देखा है। 2005 मुझे याद है, जब नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ ले रहे थे बहुमत के साथ। रामाश्रय प्रसाद सिंह, जो किसी सदन के सदस्य नहीं निर्वाचित हुए थे, उन्हें शपथ के लिए बुलाया गया था। उनकी शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि वह स्वयं के बूते मंच पर चढ़ भी सके। अच्छा। शपथ मंच जी, लेकिन वह चढ़े। नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के चाणक्य हैं, और उन्होंने शपथ ली। और शपथ लेने के 15 दिनों के भीतर जो दिखा, वह कहते हैं ना, शक्ति, कुर्सी की शक्ति उनके भीतर घुस गई। हमने हवाई जहाज में देखा कि जो शपथ मंच पर सीढ़ियों पर ठीक से चढ़ नहीं रहे थे, वह बहुत तेज कदमों से हवाई जहाज की सीढ़ियों को लांघ रहे थे। बिशन पटेल को हमने देखा। ठीक है ना, बिशन पटेल के तो कुछ पर्सनल किस्से भी हैं जिन्हें बताया जाना उचित नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, आलोक जी, आपको भी पता होगा, ये कहा हुआ भी है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। क्या बात कही, क्या बात। खुदा जब हुस्न देता है, तो हुस्न तो नीतीश कुमार ने दे दिया मंच पर बुलाकर। अभी देखिए ना, अभी एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अब इसी से चर्चा कर रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव, ठीक है, आप नीतीश कुमार की बात की, हल्का सा तो उसमें मिला लेते हैं। बिहार सरकार में मंत्री बने, फिर से मंत्री बने, ऊर्जा विभाग के मंत्री बने। उनके साथ कई विभागों की जिम्मेदारी है, उसमें से एक विभाग वो भी है जिसके घोटाले की चर्चा आपने की है, क्या उस पर आएंगे। तो उनको सब पदभार मिल गया, 5-5 विभाग की जिम्मेदारी मिल गई। आज की डेट में जहाँ तहाँ घूम रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने ही एक व्यक्ति को कहा, खास के व्यक्ति को,
कि जरा लगाओ ना समधन जी को फोन, बात कर ही लेते हैं। समधन जी को फोन लगाओ, अच्छा क्या बात है, बड़ा दिन हो गया है, जी। जरा बात कर हाँ। लेते हैं। अपने वाली समधन को कि दूसरे अब की चलिए ना समधन? भाई, उनके करीबी हैं, जी। उन्होंने कहा कि समधन जी से बात होती थी क्योंकि शादी में उनके अटेंड करने गए थे। जी। तो समधन जी से बतिया, देखो ना चुनाव भी बीतिया, समय ही नहीं रहा, अब तो शपथ भी हो गया है, लगाओ ना फोन, आज बतिया ही लेते हैं। जी। क्या लगता होगा आपको, बहुत एनर्जेटिक नहीं है? 5 मिनट तक बात की, 80 साल उम्र हो गई है करीब, 5 मिनट तक बात की, 5 मिनट तक हाँ, बात ठीक है, की। रिश्ता अच्छा है और हाँ। अच्छे से ही बात की, मीठी मीठी बातें की। मीठी मीठी बातें की, क्या बहुत बात अच्छी है। तक देखिए बातें। 80 साल की उम्र में गाना भी गुनगुना दिया। गाना भी गुनगुना दिया। 80 साल की उम्र में विजेंद्र बाबू, देखिए बिहार में विजेंद्र प्रसाद यादव को मैन ऑफ बिजली कहा जाता है। अच्छा काम। हाँ, अच्छा काम किया उन्होंने। बिल्कुल। और उनके विभाग में जो कुछ घटित हुआ हो, विजेंद्र प्रसाद यादव के दामन पर दाग नहीं लगा। नहीं। हाँ, और देखिए विजेंद्र प्रसाद यादव वैसे नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार को कैसे मजबूत किया? कोसी का इलाका, बिल्कुल, जिसमें मधेपुरा भी आता है, जिसके बारे में आप कहते हैं रोम पोप का मधेपुरा गोप का, लेकिन वहां भी जेडीयू का झंडा ऊंचा रहता है, तो इसके पीछे विजेंद्र प्रसाद यादव है। और अब तो देखिए इतने सारे विभाग मिल गए, मुझे कभी कभी हैरत होती है कि 80 साल की उम्र में वह फाइनेंस भी संभाल रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि जब बजट का वक्त आएगा उसके पहले बिहार को कोई ऊर्जावान वित्त मंत्री मिलेगा, क्योंकि इस बार सरकार का विजन कुछ दूसरा है। क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही सरकार बनी, बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात सुनी। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ ये बनाना है, वहाँ ये बनाना है, इन्वेस्टर्स लाने हैं। हाँ, इन्वेस्टर्स लाने हैं। ये सब की बात हो गई, एक अलग सुरक्षा फोर्स। हाँ, और इस बात दिलीप जायसवाल ने कही, इस बात को भी आप समझती हैं, हम भी समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि आगे बीजेपी को सरकार बनानी है। अब ये 2025 से 2030 के बीच बनेगी या 2030 के चुनाव के बाद बनेगी, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन बीजेपी को सरकार बनानी है। आरजेडी नेपथ्य में जा चुका, कांग्रेस का पता नहीं, प्रशांत किशोर का भी पता नहीं, ठीक है ना। तो यदि बीजेपी को सरकार बनानी है तो बीजेपी को यह दिखाना है कि हम बिहार को नीतीश कुमार से आगे ले जा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, यह बात समझनी होगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी सुपर एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, सुपर एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। भाई जिस तरीके से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, देखिए बुलडोजर एक्शन, ठीक है। अतिक्रमण है तो अतिक्रमण है, और हाईकोर्ट का आदेश है, अतिक्रमण हटाइए, फिर अतिक्रमण बस न जाए, पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब यदि प्रदेश को सजाना है, संवारना है, तो आपको कड़े फैसले लेने होंगे। देखिए मैं पिछले एक पखवाड़े दिल्ली एनसीआर में था, मैंने कई पोस्ट लिखे कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, और यदि डेवलपमेंट नहीं होगा तो रोजगार नहीं आएंगे, और रोजगार नहीं आएगा तो पलायन बंद नहीं होंगे, और शहरों का विकास नहीं होगा। अब देखिए सम्राट चौधरी ने यह बात कबूली, तो मैं एक क्राइम एनालिस्ट के रूप में कब से कहता रहा हूं कि बिहार में अपराध, देखिए यहां कोई डॉन या यहां कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर नहीं बचा है, लेकिन जो अपराध है उसमें अधिकांश अपराध जेलों से संचालित होते हैं। आपने कल सुना कि सम्राट चौधरी ने यह कबूला कि 60% अपराध जो है जेलों से हो रहे हैं, और वहां अब 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। देखिए मेरी सलाह है सम्राट चौधरी को कि सिर्फ कैमरे मत लगाइए, सिर्फ कैमरे मत लगाइए। मुझे याद है कि एक बार और नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही जैमर लगाए गए थे। जी, हाँ, जैमर लगाए गए, जेलों में जैमर लगे थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। तो यदि आप सीसीटीवी लगा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जेलों में कौन मिलने जा रहा है। हाँ, उन्होंने अच्छी बात कही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो गंभीर किस्म के अपराध है। देखिए नीतीश कुमार सरकार की यूएसपी, रवि उपाध्याय सर को विशेष पता होगा, और अभ्यानंद की यूएसपी क्या थी? 2005 से 2010 जो गोल्डन एरा कहते हैं, उस वक्त अपराधियों को सजा दिलाई गई उस वक्त। और देखिए बार बार अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा होती है, योगी मॉडल की और नीतीश मॉडल की। यह माना जा चुका है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। हाँ, बिल्कुल। और आपको याद होगा, आपने ही अभ्यानंद जी का इंटरव्यू किया था, हाँ, जिसमें उन्होंने आपसे सवाल पूछा था कि सबसे अधिक अपराधी कहाँ पैदा होते हैं। आप सवाल में कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन उन्होंने इसका जवाब दिया था कि जेलों में पैदा होते हैं। तो ये बात है, ये बात सही है। नहीं, लेकिन एक बात है, जो आप कैमरे की बात, जो सम्राट चौधरी की बात है, उसमें एक चीज और उसमें
AI कैमरा लगेगा इसमें। जी ये सिंपल कैमरा जो आप चौक चौराहा पर देख रहे हैं वैसा नहीं, वो AI कैमरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा उस कैमरे में, उसकी 24/7 मॉनिटरिंग होगी। यह सम्राट चौधरी ने बीते दिन कहा भी था। और 11,000 कैमरे सिर्फ आपको बिहार के अन्य जगहों पर जिला मुख्यालय, पंचायत, प्रखंड और कोर्ट परमिसेस के आसपास लगेगा। यह सब व्यवस्था ऑलरेडी पहले से सम्राट चौधरी ने बीते दिन कहा था। तो हम लोगों ने समरीन के साथ हमने किया भी है, इस पर वीडियो भी लाइव सिटीज में है कि AI इंटेलिजेंस का ये तैयार किया जा रहा है और ये प्रमुखता के साथ उस पर सरकार की नजर है। इसको हम इंस्टॉलमेंट, और हमको लगता है कि जो सम्राट चौधरी की बात आई थी, जो गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, कि यह कैमरा इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। नहीं रवि सर, देखिए इसमें मेरा देखिए जो पक्ष है ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाना उसी ओर बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप अपने पुलिस कर्मियों को ट्रेन कीजिए। देखिए बिहार के बारे में मेरी एक शिकायत रहती है, यहाँ खरीदगी का काम बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन उसका संचालन कैसे होगा। आपने देखा था कोरोना में कि हॉस्पिटल में मशीन्स थे लेकिन टेक्नीशियंस नहीं थे, और ऑपरेट करने वाले नहीं थे। और जो पुलिस की बात हो रही है, आप पुलिस को ट्रेंड कहाँ करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग कहाँ देते हैं। आप इकोनॉमिक ऑफेंस देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो बड़े बड़े मामलों की जांच करती है, लेकिन आप मानते हैं आजकल साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे आईओ बहाल हो जाते हैं जिन्हें क्रेडिट डेबिट का भी पता नहीं होता है, और उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, अन्य तरह के अकाउंट क्या है, किस तरीके से डीपफेक अकाउंट है। तो आपको वह काम भी करना होगा, केवल खरीदगी से नहीं, केवल बिल मत बनाइए। काम हो रहा है बिहार में, काम हो रहा है और होना भी चाहिए। जो जैसे सड़कों की चौड़ीकरण की बात हो रही है, जहाँ बुलडोजर चल रहा है, अब इससे बताइए, एक उदाहरण स्वरूप लें, हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, चाहे तो इस पर लात रख के भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये उचित नहीं होगा। जी नीतीश कुमार कहते हैं, और सरकार मानती भी है कि हम सड़कें बना रहे हैं, चाहे कोई भी हो, नगर विकास हो, पथ निर्माण हो, ग्रामीण कार्य हो, सड़कें बना रहे हैं, तो फिर जाम क्यों लग रहा है। इसलिए कि आपको जहां तक जगह मिला है, आप उससे आगे 2 लात उठा करके अपना बना लिए हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं। ये सबका नहीं टूट रहा है, ये सिर्फ उतना ही टूट रहा है जितना सरकार के हिस्से में है, जितना आपने एक्स्ट्रा आगे जाकर के बनाया है, और इससे अच्छा है, होना भी चाहिए। कुछ जगहों पर कड़ाई काफी है। खैर, अब इसका मार्केट में मजाक उड़ रहा है, लेकिन ठीक है, चलिए 10,000 ले लिए। देखिए, मैं दैनिक जागरण में काम कर रहा था जी और अतिक्रमण हटाने का अभियान कहीं चल रहा था, तो अखबार में खबर छपने लगी कि गरीब उजारे जा रहे हैं। तो मालिकान की एक मीटिंग होती है एडिटर्स के साथ, तो मालिक ने कहा कि 2 बातें हैं, इस पर फैसला हमें आज लेना होगा। क्या हम मानते हैं अतिक्रमण हुआ है? यदि हम मानते हैं कि अतिक्रमण हुआ है, तो अतिक्रमण को जस्टिफाई मत कीजिए। बिल्कुल। हाँ, अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण हटना चाहिए। आप बेवजह उस पर फसाद पैदा मत कीजिए, आप पुनर्वास की बात कीजिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अतिक्रमण के कारण कितना संकट हो जाता है। आपको एक बात बताएं, मैं बताता हूं। मेरे एक मित्र हैं उड़ीसा के, भुवनेश्वर के अखबार के बड़े पत्रकार हैं। तब ये जो पटना का बेली रोड का बड़ा फ्लाईओवर है, वह नहीं बना था, मतलब राजा बाजार यह होकर आना होता था। आपको पता है कि उड़ीसा में कटक पहले राजधानी थी, बिल्कुल जी, फिर भुवनेश्वर बना, और किस तरीके से भुवनेश्वर बना। तो मेरे मित्र जो भुवनेश्वर से आए हुए थे, उन्हें मैं रात को डिनर कराकर, पता है आपको कि किस इलाके में मेरा घर है, मैं आ रहा था, तो छोटे वाले पुल से इसके बाद तो राजा बाजार, IGIMS यह सब होकर आना ही था। तो उन्होंने अतिक्रमण देखा, उन्होंने हाय हाय बाप 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 ऐसा वो करने लगे जैसे मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं। वो बोले ऐसा भी होता है क्या शहर की राजधानी में? तो देखिए, आपको कठोर फैसले लेने होंगे यदि लाइफ को स्मूथ करना है, डेवलपमेंट को स्मूथ करना है और प्रदेश को आगे ले जाना है, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये नहीं हो कि आप कहीं कुछ भी कर लें। हाँ, बिल्कुल। मुझे याद है कि जब वकील साहब देव प्रकाश जी से मैं इसको लेकर के बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने एक बढ़िया सा उदाहरण दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो आप कह रही हैं कि उन लोगों के साथ गलत हुआ, क्योंकि मैं एक सिंपथाइज कर रही थी उन लोगों के साथ, क्योंकि तस्वीरें हमने भी देखी है, और तस्वीरें हमने देखी किस तरह से वहां पर चीख पुकार, रोना बिलखना सब मचा हुआ था।
तो उन्होंने कहा कि ये तो वही बात हो गई कि हम जरा सा अपने घर से निकले सब्जी लाने के लिए, पान खाने के लिए, और कोई आए और चाबी लगा दे कि अब ये मेरा घर है। बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई। अगर आप इसको जस्टिफाई कर रही हैं तो यहाँ पर क्या कहिएगा? आप कॉमरेड है ना, इसलिए जस्टिफाई कर देती हैं। पहले थे, पहले थे, पहले थे, पहले थे, पहले थे। बिल्कुल। तो चलिए यही मुद्दा हो गया, तो अब हम दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लगातार चर्चा में बने हुए, और चर्चा में इसलिए नहीं बने हुए कि तेजस्वी यादव एक्टिव हैं, बल्कि चर्चा में इसलिए बने हुए कि वो इनएक्टिव हैं। कहाँ हैं, क्या करना चाह रहे हैं? आपको पता है इनएक्टिव हैं, ये तो दिख रहा है। नहीं है, कहाँ पता है? यूरोप में है। यूरोप में है कि अंडमान में है, कहाँ है? यूरोप में है। नहीं, आप तो मंगनीलाल मंडल से मिलकर आई हैं, उन्होंने बताया। पता बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बताया कि यूरोप में है। यूरोप में है। कब आएंगे उनको पता है? बताया कि आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? नहीं, उसका उनको भी जवाब नहीं, उसका उनको भी पता नहीं। आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत क्या है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा नेता है कहाँ, वह आएगा कब, और फिर आगे। और वह नेता जो विपक्ष का नेता है, जिसने इस कदर बुरी हार का सामना किया है, जिसे उठने की जरूरत है, जिसे लड़ने की जरूरत है, वह गायब हो गया। वह गायब हो गया। बिल्कुल। और जब शिवानंद तिवारी ने लिख दिया, मैदान छोड़ हाँ, मत तो जाइए। शिवानंद तिवारी ने लिख दिया तो लोगों को चिंता होने लगी। सुनील सिंह जैसे लोग उस पर क्या क्या बोलने लगे। रवि सर बताएंगे ज्यादा बेहतर। बिल्कुल रवि जी, आपने देखा है और अच्छी तरीके से देखा है। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, शिवानंद तिवारी का जो एक्स पर पोस्ट है, जितनी बात उन्होंने लिखी है, वह दर्द एक अभिभावक, एक गार्जियन स्वरूप उन्होंने चिताया है, बताया है कि आप ऐसे करिएगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी, अदरवाइज पार्टी आपकी धराशायी हो जाएगी। और वो 90 के दशक के हीरो कौन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी के पिताश्री, राजद अध्यक्ष के बारे में कहा है कि देखिए 90 के दशक के हीरो को भी हमने देखा, और कैसे वो उनका डाउनफॉल हुआ 2010 में। आप देखिए कि 22 सीट पर सिमट गए। आप तो बहुत खुशनसीब हैं तेजस्वी यादव कि आप 25 सीट लेकर के नेता विपक्ष बने हुए हैं। वह तो 22 सीट उनको मिली थी, तो वह विपक्ष के नेता की हैसियत भी उनकी नहीं थी, लेकिन कैसे उन्होंने बाउंस बैक किया, कैसे वह है। ये इतनी बात कही तो आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा, नेता नहीं बनना पड़ेगा, कार्यकर्ता के साथ आपको जाना पड़ेगा, 1 to 1 बात करना पड़ेगा। तो इतनी बात लिखिए, उसके बाद देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये इनको जो टीटीएम करने वाले, टीटीएम का मतलब समझिए जो ताबड़तोड़ तेल मालिश होता है, वो लोग जाकर के इधर अलबल लिख रहा है। शिवानंद तिवारी को छोटे मोटे नहीं, बड़े समाजवादी नेता, उनके पिताश्री के बारे में आप जान लीजिए, उनके बारे में जानिए। और वह लालू प्रसाद यादव के लंगुटिया यार हैं। लालू प्रसाद यादव को उस कालखंड में बढ़ाया भी उन्होंने। और इतनी बात आप समझ लीजिए कि अब जो शिवानंद तिवारी को जो लोग बाबा बाबा कहते हैं, बाबा इसी तरह नहीं है, वो सही महीने में बाबा है। तो अब उनके पारिवारिक रिश्ते भी हैं लालू प्रसाद यादव के साथ, या उनकी धर्मपत्नी। तो इतनी बात, अब देखिए वो क्या लोग लिख रहा है। तेजस्वी ने इमोजी भेजा था। हाँ, इमोजी भेजा था। हाथ बिल्कुल, मतलब वो भेजना भी चाहिए ना। देखिए, नहीं, सिर्फ इमोजी ही भेजा था। हाँ, नहीं ठीक है, इमोजी का मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको। नहीं, आलोक जी को पता होगा तेजस्वी है कहाँ। हाँ, बिल्कुल। उनको नहीं पता। आपको नहीं पता है? आप भी बेखबर है, आपको भी जानकारी नहीं मिली। आपके तो बहुत ही मुखबिर है वहाँ। नहीं, बहुत बातचीत अभी नहीं हुई है। बातचीत अभी नहीं हुई है। तो क्या लग रहा है तेजस्वी के बारे में? है यूरोप में है, क्रिसमस तो कम से कम मना ही के ना आएंगे। अच्छा, क्रिसमस तो अच्छा, ये भी मजेदार बात है। देखिए, हम लोग तो राष्ट्रीय ही कहते हैं, लेकिन रोहिणी का वह बयान याद कीजिए कि रोहिणी राष्ट्रीय नहीं कहती, आज भी रेचल कहती है, आज भी रेचल कहती है। क्या आपने भी सुना था? बात सही है, आपने भी सुना था। तो आज भी तो देखिए, अब तो कितनी बड़ी बात तुम कहेंगे, कम से कम क्रिसमस तो मना ही के ना आएंगे। क्रिसमस बनाकर ही आएंगे। अब सोचिए इस बात को ना कि आप यह मानकर घर बैठ गए वोट चोरी। अरे भाई, आप वोट चोरी हुई है तो आप इसे प्रमाणित कीजिए ना। नहीं, आंदोलन की बात कही है मंगनीलाल मंडल जी ने। आंदोलन करते हुए आपने आजादी को कब देखा है भाई? 2019 आपको याद नहीं? आंदोलन करते हुए आजादी को आपने कब देखा है? शिवानंद तिवारी ने क्या कहा, यही बात तो पेश की उन्होंने कि जब नीतीश कुमार हार गए, तब वे भले ठीक है, पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा कि मैं खूंटा गाड़ कर रहूंगा, लेकिन वह जाकर फिर से केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने बिहार का संघर्ष नहीं छोड़ा, बिहार का संघर्ष नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव संघर्ष छोड़ देते हैं। और देखिए, एक असली बात जो है ना, एक बात उसमें शिवानंद तिवारी के पोस्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, अब तक जो हम टीटीएम करने वाली बात कह रहे थे, तो वो लोग कोई नहीं, राजा के पास में वही बात बोलेगा जो आपको पसंद लगेगा, वही बात करेंगे जो तुमको पसंद है। टीटीएम वाली बात कर रहे हैं ना, जितना उनका उम्र होगा ना, जो टीटीएम वाली बात कर रहे हैं,
उससे ज्यादा किताब शिवानंद तिवारी पढ़ चुके हैं। नहीं उतना ही टीटीएम उतना ही राजा थे, तो आज अपना नहीं जाने, नहीं उस पर भी आप उनके एक्स पोस्ट को खंगालिएगा जो उन्होंने लिखा है, उस पर 2 नाम उन्होंने बड़े ही प्रमुखता के साथ लिखा है, एक संजय यादव का, एक जगदानंद सिंह का। संजय यादव कहाँ है आजकल? पार्लियामेंट में, सेशन में, पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट में। जी जी नहीं जी, वो लोग, उनका कहना था, उन्होंने कहा कि आपको वो लोग सब कोई हरा हरा दिखाता था और आंख में पट्टी बांध दिया था और उससे आपने कुछ अर्जित किया है। मनोज झा भी है। हाँ, मनोज झा। अच्छा, कुछ कमाया भी है, एडिशन अर्जित सब भी किया है। तो इस तरीके की बात जब कह रहे हैं शिवानंद तिवारी, तो उनकी अपनी पीड़ा झलक रही है कि किस कहां पार्टी था और कहां ले गया। मैंने कल मीसा भारती का भी एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि देखिए इन दिनों मैं दूसरी उलझनों में ज्यादा परेशान हूं, इसलिए मैं बहुत खबर नहीं रखता हूं। और देखिए वोट चोरी, देखिए आपको लड़ना होगा। ममता बनर्जी लड़ती है ना तो जीतती है। और देखिए आप वोट चोरी, मैं यही एक वोट डकैती का किस्सा भी सुना देता हूं। वोट डकैती? क्या है ये वोट डकैती? वोट चोरी तो हम समझ गए। वोट चोरी तो आप देखिए, अभी आप लोग नए जनरेशन वाले हैं ना, ये सुन रहे हैं। हाँ, नए जनरेशन वाले। बिहार में कितने चुनाव काउंटरमैंड हुए हैं पता है आपको? और किस जमाने में हुए हैं? लोग मुझे बार बार कहते हैं कि आप 2005 के 1990 के पहले की कहानियां नहीं सुनाते। 1990 से 2005 की कहानियां तो पहले खत्म हो। बिल्कुल। अरे चलिए 2004 की कहानी सुना देते हैं वोट डकैती की। 2004 में लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री बने थे। यूपी की सरकार कुल्लड़ लाया था जी, मई 2004 में। ठीक है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छपरा से चुनाव जीते बगैर केंद्र में रेल मंत्री बन गए थे। अच्छा। लेकिन अब आप कहेंगे कि संसद बने बगैर बन गए थे क्या? नहीं। लालू यादव जैसे नेता को देखिए, नीतीश कुमार और बीजेपी ने इतना कड़ा मुकाबला तो पेश कर ही दिया था कि लालू यादव, जिन्हें आज भी हम बिहार का सबसे बड़ा मास लीडर मानते हैं, उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि हम छपरा से या मधेपुरा से चुनाव जीत जाएंगे। जीते वह मधेपुरा से पहले और केंद्र में मंत्री बने। अप्रैल 2004 में चुनाव हुए थे। लाल डायरी के पन्ने पलटेंगे तो तारीखें भी आ जाएंगी। तो चुनाव तो मधेपुरा और छपरा में साथ साथ हुए थे। छपरा में पता है आपको वोट डकैती कैसे हुई थी? सरकार राबड़ी देवी की थी, लालू यादव थे। बिल्कुल। करीब 1200 बूथ थे। राजीव प्रताप रूडी बनाम लालू यादव की लड़ाई थी। 1200 बूथ थे और उनमें से 800 बूथ लूट लिए गए थे। 800 बूथ लूट लिए गए थे। और करीब 800 बूथ पर 100% मतदान हुए थे। सोचिए, क्या जब मतदाता सूची बनी थी तो किसी बूथ पर जो नाम दर्ज लोग थे उनमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी? क्या उनमें से कोई बाहर रहने नहीं चला गया था? या कोई बीमार नहीं था? हाँ, ठीक है। जी, तो 800। और जानते हैं बूथ लुटेरे कौन थे? डाका डालने वाले कौन थे? पुलिस लाइन से निकले हुए सरकारी हथियार लिए हुए लोग। और इसके बाद राजीव प्रताप रूडी जो लड़ते रहे हैं लालू यादव से, उन्होंने इसकी वीडियो क्लिप, मीडिया रिपोर्ट्स चुनाव आयोग को सौंपे थे। और इसके बाद चुनाव आयोग ने छपरा लोकसभा का पूरा चुनाव निरस्त कर दिया था, काउंटरमैंड 2004 में। हाँ, सत्ता परिवर्तन के 1 साल पहले बिहार की स्थिति ये थी। वोट डकैती। हाँ, वोट डकैती, काउंटरमैंड कर दिया था। ठीक है। अगले महीने फिर चुनाव हुआ, रेल मंत्री बन चुके थे, लालू यादव ही जीते। ठीक है ना। लेकिन लालू यादव को यह भरोसा नहीं रहा होगा जनता के प्रति कि अब वोट से मुझे जिता सकते, इसलिए तो वोट डकैती हुई। और फिर जब छपरा से जीत गए और मधेपुरा से भी जीते हुए थे तो उन्होंने मधेपुरा की सीट छोड़ दी। मधेपुरा वाले, कोसी वाले क्यों नहीं भरोसा करते हैं? रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। तो लालू यादव ने मधेपुरा की सीट छोड़ दी और 2004 में ही फिर से उपचुनाव हुए और वहां पप्पू यादव सांसद बने। हाँ, तो वोट डकैती का, अरे हाँ, ये ट्रेंड रहा है। रामकृपाल यादव का पूरा चुनाव निरस्त हुआ है। जी। पप्पू यादव का पूरा चुनाव निरस्त हुआ है। तो बिहार में तो वोट डकैतियों का इतिहास रहा है। कितनी लाशें गिरती थी। और इस बार देखिए, आप चुनाव आयोग को जितनी गालियां दें, किसी एक बूथ पर पुनर्मतदान हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। किसी ने शिकायत की क्या? तो पहले तो आपने शिकायत नहीं की। और आप कह रहे हैं वोट चोरी। अरे यदि वोट चोरी हुई भी, यदि आपके घर में
मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आपकी गलती से आपकी मोबाइल चोरी हो गई तो आप उसे आगे बचाने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल क्या करते हैं। विदेश घूमने चले जाते हैं? नहीं, बचाने विदेश का घूमने चले प्रयास, जाते हैं? हाँ? नहीं बचाने का प्रयास, तो विदेश शिकायत घूमने दर्ज चले है। गए आप? विदेश घूमने चले गए जब जनता का सवाल पूछा जाना है, जब जनता का, भाई आप कह रहे हैं कि बिहार में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, आप उन गरीबों के साथ ही खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल उन गरीबों के साथ ही खड़े हो जाते हैं। हाँ? तो फिर ये सवाल तो ये है ना, सवाल ये है और सवाल बनता है। अब हम जिक्र करेंगे उपेंद्र कुशवाहा का। बड़ी हलचल दिखाई दे रही है आरएलएम में, सब ठीक है, कहीं ऑपरेशन तो नहीं ना हो रहा है अंदर सब दिल्ली में ही है, बात हुई थी। हाँ, जो सब ट्वीट कर रहे हैं ना, जी। रामेश्वर महतो जी, व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई थी, बोले कि गलत क्या लिखे हैं। अच्छा, मतलब अपने स्टैंड पर कायम है रामेश्वर महतो। बोले हम गलत क्या लिखे हैं, जी, गलत क्या तो बड़ी लिखे हैं? बात है, बड़ी ये बात तो बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ, गलत क्या लिखे? आपको क्या लगता नहीं, है रवि देखिए, जी, क्या होगा आगे? देखिए एक बात समझ लीजिए, रामेश्वर महतो गलत क्या लिखे हैं, सही क्या लिखे हैं, वह हाँ। ठीक है, हाँ, वह उनके अंदर की पीड़ा हो सकती है, लेकिन इतनी बात समझिए कि वही उपेंद्र कुशवाहा ने उनको एकोमोडेट किया। कोई ऐसा तुर्रम खां नहीं थे वो, हाँ, वह एनडीए में आए, उनको उपेंद्र कुशवाहा ने सीट दिया, वह विधायक चुन करके आए और अब उनको दिस दैट समझ में आ रहा है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने जो किया वह एक बार के पीड़ा चख चुके हैं। वो रालोसपा थी उनकी पार्टी, आपने देखा किस तरीके से एक एक करके कूद करके लोग इधर से उधर, या लोकसभा के सांसद हो या एमएलए हो, कैसे गए। अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि उस समय के एक विधायक को, माने उनकी पार्टी से लड़े आरएलएसपी से, उनका निधन हो गया, उनके पुत्र को दिया गया, उनके पुत्र आज कहां छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा को चले गए, आज वो देखिए किस पार्टी में, जेडीयू में है। जेडीयू तो में ये सब कुछ समझिए। और एक ऐसे सारे कई एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल को 10 एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो ये बात को निश्चित रूप से उन्होंने किया है। देखिए, और वही नहीं, आप रामेश्वर महतो को छोड़िए, आप देखिए कितने लोगों को एकोमोडेट किया वो, आप देखिए कहां से उनको, आलोक कुमार को भी उन्होंने दिया, जितनी कैपेसिटी एनडीए के अंदर में, अलायंस दल के अंदर में सबको समाहित करना था, सबको जिम्मेदारी तय करनी थी। रवि भैया ठीक बोल रहे हैं, चलिए ये बात हम मानते हैं। चलिए एक पक्ष और भी सुनिए। रवि भैया ठीक बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा सबको लेकर आए और आरएलएम बनाने के बाद ठीक है, रामेश्वर महतो भी अलग थे, वो भी ज्वाइन किए, माधवानंद तो लंबे समय से साथ हैं ही। वो अलग बात है कि तेजस्वी के साथ फोटो खिंचाए थे, लेकिन वो फोटो रिलीज नहीं हुआ। चलिए वो बात 2020 की है, उस पर हम नहीं जाएंगे, वापस आते हैं 25 पर। आरएलएम का जन्म क्यों हुआ था? अब जरा अदर पक्ष का, हम मेरा बात सुनिए, अदर पक्ष सुनिए। आरएलएम का जन्म क्यों हुआ था? क्योंकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव कंधे पर हाथ रख के कहा था कि इसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था कि उनका बेटा फिर बनेगा जिसमें कोई काबिलियत नहीं है, और इसलिए एनडीए से अलग हो गए थे, आरएलएसपी खत्म करके, और आरएलएम बनाया था। क्यों जन्म हुआ था आरएलएम का? परिवारवाद के खिलाफ, बेटे के खिलाफ। ये भी सुनिए, अदर मेरा मत सुनिए। नहीं, तो अब उसमें हम और बता जैसे जैसे आप एक हाथ में सुना रहे हैं, दूसरे हाथ में संबंध कहाँ बिगड़ा हुआ है। हम जो बोल रहे हैं जो लोग सुन रहे होंगे, इस बात को सुनिए। आरएलएम का जन्म क्यों हुआ था? बेटे को नहीं देने के लिए सत्ता, राजगद्दी, और हुआ क्या? नहीं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले से भूमिका बनाई ना कि भाई नीतीश कुमार को एमएलसी चाहिए था, लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। ये बात है, और देखिए उनको एमएलसी चाहिए था, इसलिए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक भी खेला। ये भी जो मेरी जानकारी है या जो मेरी मान्यता है, रामेश्वर महतो को टिकट देने के पक्ष में देवेश चंद्र ठाकुर भी नहीं थे, इसलिए टिकट का ऐलान बाद में हुआ था। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली, 4 जीते हुए, और उनमें उनकी पत्नी भी शामिल है, रामेश्वर महतो है, माधव आनंद है और आलोक सिंह दिनारा। ठीक है, तो पहले तो सीटें ही कम मिली उन्हें, और फिर सीटें जब कम मिली तो उन्होंने वैसे लोगों को टिकट दिए जो अधिक महत्वाकांक्षी, ठीक है ना? ठीक है। और जब 4 जीत कर आए तो ऐसा लगा कि वो अपनी पत्नी को मंत्री बनाएंगे। मंत्री। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे सूत्रों ने पहले ही कह दिया था कि वो अपने बेटे को बनाएंगे। उनके बेटे का नाम भी लोग तब तक ठीक से नहीं जानते थे, दीपक प्रकाश। ठीक है, नहीं चर्चा हुई थी, सूत्र बता रहे हैं महुआ सीट को लेकर, मुझे हाँ जब महुआ सीट वाली बात थी, लेकिन हाँ मतलब जब टिकट नहीं मिला था, और मुझे और रवि सर और आलोक जी को भी याद है, आप भी थी उस पार्टी में, कि जो उन्होंने पार्टी दी थी वरिष्ठ पत्रकारों को, तो जिस तरीके से उनकी बहू ने सक्रियता दिखाई थी, तो लग रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मेजबानी वही कर रही थी, और चर्चा भी हो रही थी काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। तो पत्नी को मंत्री न बनाकर उन्होंने बेटे को मंत्री बनाया। पूरे बिहार में कितने मीम्स और कितने रील्स वायरल है। बिल्कुल। मुझे दिल्ली में, मैं 15 दिनों तक दिल्ली में था, मुझे एक बहुत ही बड़े पदाधिकारी थे, भारत सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी ने, बिहार के नहीं रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं,
उन्होंने कहा मजाकिया लहजे में, अरे तुम्हारे यहाँ तो किसी को भी सड़क पर से पकड़कर मंत्री बना दिया जाता है, अच्छा सड़क पर से पकड़कर मंत्री बना दिया। हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कुछ ठीक नहीं है, ठीक नहीं हाँ है। बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी दिन उपेंद्र कुशवाहा को रोज अपने इन 3 विधायकों को पत्नी के साथ रहेंगी, लेकिन आलोक सिंह, माधव आनंद और तीसरे रामेश्वर महतो, इनकी निगरानी करनी होगी। ये तीनों तो दिल्ली में बैठे होते हैं अशोका में। हाँ, और ये पवन सिंह के साथ और पवन सिंह के साथ, हाँ जी, दिल्ली में फोटो तस्वीरें- लगाए हुए हैं। तस्वीरें और हैं, ये तस्वीरें तीनों आई हैं। किसी दिन विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दे सकते हैं कि मुझे अलग गुट के रूप में मान्यता दी जाए। ये बड़ी ये बात संभवता है, है, ये ऐसा बड़ी हुआ बात क्यों है। कर सकते? हाँ। हाँ, ये संभवता लेकिन है। इसी बीच मुझे याद है, मैं भी आरएलएम के लोगों से बात कर क्योंकि रही देखिए थी। उपेंद्र कुशवाहा से न नीतीश कुमार को प्रेम है, न सम्राट चौधरी को प्रेम है, इस बात को एकदम साफ साफ मानिए। साफ मानिए, उपेंद्र जी। कुशवाहा की हाँ। मुहिम राजनीति को हम समझते हैं, वही मंझे हुए नेता है, ठीक नहीं, है। लेकिन एक बात उनको समझिए। एमएलसी चाहिए था और उन्होंने नहीं, किया भी, MLC बेटा चाहिए ठीक था, है बना वो दिया। देखिए एक हाँ। बात समझिए, उपेंद्र आप सम्राट चौधरी उनको नहीं चाहते हैं, यह बात भी मान लीजिए। वो तो 24 से जल हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक है, लेकिन नीतीश नीतीश कुमार कुमार भी नहीं चाहते हैं, यह बात भी मान लीजिए। लेकिन शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वह तो चाहता है ना उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि हाँ भाई। नहीं, हाँ भाई की बात नहीं है, बात यहाँ ये है कि उसको ऐसे समझिए कि आप देखिए कि वहां पर कैसे एमएलसी का सीट, कैसे राज्यसभा भेजा गया, विपरीत परिस्थिति में लोग कहता था अब क्या होगा, अब तो चुनाव हार गया, अब क्या होगा। लेकिन देखिए, लेकिन रवि साहब, मेरा टेक ये है कि यदि 3 विधायक भागे तब क्या होगा? तब उपेंद्र कुशवाहा यह एक्सेप्ट करना तब है क्या विधान। होगा? देखिए विधानसभा अध्यक्ष कौन है और हाँ। 5 पांडव हैं ये लोग, पांडव में लड़ाई होगी क्या, कौन इनको एक्सेप्ट करेगा? विदाउट नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तभी एक्सेप्टेंस होगा। नहीं ठीक है, हम ये बात मानते हैं, हाँ। ये ठीक है, लेकिन बीजेपी में एक चलन है सर, तो नीतीश कुमार किसके स्थायी हैं? नहीं उपेंद्र कुशवाहा देखिए लॉकुस कॉम्बिनेशन, इसको ब्रेक नहीं। अब आप कहिएगा कि तो सम्राट चौधरी भी लॉकुस कॉम्बिनेशन है, हाँ, बिल्कुल, वहां से वहां आप डिकोड करिएगा। हाँ। लेकिन देखिए नीतीश हाँ। कुमार के आजकल सबसे प्यारे सम्राट चौधरी हैं। कल ही आपने वीडियो देखा ना, सम्राट चौधरी को किस तरीके से बुला रहे हैं, जीप में बैठा लिया है। हाँ। तो आजकल सबसे प्यारे दुलारे। नहीं लेकिन एक बात मान लीजिए, दूसरा किसी को होम मिनिस्टर बनाना होता तो नीतीश कुमार तैयार ना होते, तैयार ना होते। हाँ, विजय कुमार सिन्हा को बनाने के लिए तैयार ना होते, ये बात समझ लीजिए। लेकिन सम्राट को हाँ, बनाने के लिए सम्राट को- तैयार हो गए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक और बात है जिस पर ध्यान देना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 ट्वीट करना तो भारी पड़ गया। जी, यानी कि एक ट्वीट के एक कान पर मक्खी हाँ। बैठे तो अगले कान, मतलब अगले कान पर आप जो नहीं, है अगले उंगली, हाथ से खाना खाते अगले रहिए, हाथ से हाँफते उसको रहिए, दूसरे हाथ से हाँफते खाना रहिए खाते और रहिए। फिर खाते रहिए। और दूसरा ट्वीट जिसमें उन्होंने बताया है कि क्यों मैंने ये फैसला लिया है, क्योंकि आरएलएम के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये 2 ट्वीट नहीं करते तो बाकी सब ठीक था। नहीं, बीजेपी में देखिए चलन भी है, एक अच्छी बात है, बीजेपी हमेशा किसी एक गोली को तैयार नहीं रखती है कि आप ही सर्वे सर्वा है, उसका एक एंटीडोट भी बना के रखती है, बना के रखती है। ये मत लेके चलेगा। प्लान भी उसका हमेशा होता है, जैसे आपका, हाँ ठीक है, सम्राट चौधरी सर्वे सर्वा है और अभी नेता भी हैं, विधायक भी चुने गए, वो ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे ही हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो इसलिए बीजेपी हमेशा प्लान बी भी रखती है। और देखिए ऑपरेशन तो एक चलता बात ही तो रहता समझ है। लीजिए, हाँ। यदि बीजेपी को यह भरोसा रहता हाँ। कि हम इन तीनों के अलावा भी 160 जीत सकते हैं, तो 29-6 भी ना होता। बिल्कुल, ये भी बात सही है। हाँ, वहाँ भरोसा डगमगाया हुआ था। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वह भविष्य के बीजेपी की सरकार के लिए हो रहा है। यानी कि सपने को अपना बनाने के और लिए सबसे हो रहा है। अच्छा हाँ, बिल्कुल, सबसे अच्छा सपना तोहफा, अपना तो करना है। सबसे अच्छा अधूरा तोहफा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सीके अनिल को बना दिया। सोचिए नहीं दिया तोहफा, कितना अच्छा तोहफा दिया विजय कुमार सिन्हा। हाँ, विजय कुमार सिन्हा को, हाँ, बिल्कुल। इतना बड़ा तोहफा। जी जी, हाँ। बड़ा तोहफा दिया है। अब दिया देखना नहीं। होगा तब कि आगे आगे हाँ, क्या होगा, क्या होना क्या है, ये तो सबको जानते हैं। हाँ, सुशील मोदी का तो सुने नहीं, हाँ, नहीं रहे सुशील मोदी दिवंगत नेता, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनका तो वो सुने नहीं। हाँ। तो विजय कुमार सिन्हा का सीके- नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि सुशील मोदी का तो सुने नहीं, आगे काम को नहीं पता। जिसके घर में संतुलन न हो, अब क्या कहें, क्या कहिए, छोड़िए। अब आगे क्या कहें। हाँ, तो चलिए अब घोटाले का जिक्र कर लेते हैं। चारा घोटाला के बाद सबसे बड़ा घोटाला आप ही बता रहे हैं कि बिहार में कल हो शाम गया को है। देखा हमने वीडियो आपका, वीडियो जी, देखा, ये देखिए, तो गाड़ी बड़ा सब बेच घोटाला है, बड़ी बिल्कुल, खबर है। बिल्कुल बिहार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले का भंडाफोड़ सबसे पहले लाइव स्ट्रीम ने किया है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब के साथ। और यह घोटाला बिल्कुल चारा घोटाले की तरह है और पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और सुरेंद्र पांडे ने यह फैसला किया है कि इस बड़े घोटाले की मॉनिटरिंग ईओयू को जांच सौंपी गई है, एसआईटी बन गई है कि मॉनिटरिंग पटना हाईकोर्ट करेगी, ठीक वैसे ही जैसे चारा घोटाले की जांच पटना हाईकोर्ट ने की थी। अब सवाल उठता है कि यह घोटाला है कहां का
और यह घोटाला हुआ कैसे हुआ है कैसे? और नीतीश कुमार को पता कैसे नहीं चला। इसमें भी के पाठक आ रहे हैं। के पाठक आ हाँ, रहे हैं। घोटालेबाज के रूप में नहीं, हाँ। लेकिन उनके एक पत्र को अस्त्र बनाकर बिहार में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। देखिए, स्कॉर्पियो 10,000 रुपए में बिक गए, सफारी 20,000 रुपए में बिक गए। स्कॉर्पियो का दाम कितना है? 15 लाख, 15 लाख से ऊपर है। 10,000 रुपए में बिक गए। हाँ हाँ। सफारी सफारी 20 20 लाख, सफारी 20 लाख से ऊपर ऑन रोड। 20,000 रुपए में बिक गई, ठीक है ना। हाँ, इनोवा जो है वो 40,000 रुपए में बिक गई। हम लोग को नहीं मिला क्यों? हाँ नहीं, मैं उसी पर आता हूँ। ये घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, देखिए किस तरीके से हुआ, कैसे ऑर्गेनाइज गैंग है, पूरे बिहार में सिंडिकेट है और बहुत ही बड़ा माफिया। इसमें परिवहन विभाग शामिल है, इसमें आबकारी विभाग शामिल है, इसमें पुलिस विभाग शामिल है, ठीक है ना। और पूरे बिहार में मॉडस ऑपरेंडी एक तरीके से है। देखिए, बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया, बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार का मेगा प्लान, ड्रीम प्रोजेक्ट। ड्रीम प्रोजेक्ट। और हुआ कि जो गाड़ी जिसमें शराब मिलेगी वह गाड़ी जब्त होगी। इसके बाद देखिए गाड़ियां जब्त होने लगी। आपको याद होगा कुछ साल पहले बिहार के प्रत्येक थाने के बाहर गाड़ियों का अंबार लगा होता, बिल्कुल गाड़ियों का अंबार लगा होता था। गाड़ियां जब्त हुई शराब के साथ और यहीं से घोटाला होना शुरू हुआ। पहले नीलामी की प्रक्रिया सख्त थी, लेकिन जब हुआ कि इन गाड़ियों का निस्तारण किया जाए, नीलाम किया जाए, और देखिए माफिया कैसे काम करता है जब उसे हजारों करोड़ रुपए लूटने होते तो कहा यह गया कि इन गाड़ियों को नीलामी में लेने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, इन गाड़ियों को नीलामी में लेने वाला कोई है ही नहीं। तो हुआ कि नीलाम कैसे हो। तो के पाठक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एक्साइज डिपार्टमेंट के, जो ड्रोन से शराब पकड़ रहे थे, शराब पकड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा, उनका एक आदेश निर्गत होता है कि यदि कोई नीलामी के लिए नहीं मिल रहा तो स्क्रैप वैल्यू में गाड़ी को बेच दीजिए, कबाड़ी के दाम पर। हाँ, कबाड़ी के किलो के भाव से। कबाड़ी, बस उसके बाद मिल गया अस्त्र। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइवेट वैल्यूअर बहाल किए गए। सरकारी वैल्यूअर नहीं थे, प्राइवेट वैल्यूअर बहाल किए गए। कोई भी बीटेक व्यक्ति प्राइवेट वैल्यूअर हो सकता था। हर थाने में 200 गाड़ी, हर जिले में 2000 गाड़ी, 4000 गाड़ियां जब्त थी। और गाड़ियां जब्ती कैसे, देखिए हर गाड़ी का एक नंबर होता है। आप यदि परिवहन नियमों का उल्लंघन करते हुए कहीं रोक दी जाती हैं, चलिए ना, मैरिन ड्राइव पर स्पीडोमीटर लगा है, हाँ, जी, कोई जी, पूछने वाला नहीं है, चालान आपके पास आता है। पुलिस ने गाड़ियां जब्त की, गाड़ी पर नंबर था। हो सकता है कुछ गाड़ियों पर नंबर फर्जी रहे होंगे, कुछ गाड़ियों पर नंबर चोरी के रहे होंगे, लेकिन सभी गाड़ियों के नंबर के आगे मालिक का नाम अज्ञात लिख दिया गया। सभी गाड़ियों के आगे? हाँ, सभी गाड़ियों के, पूरे बिहार में यह खेला हुआ है, ठीक है ना। फिर उसको किसी न किसी को, मतलब एक फर्जी मालिक तैयार किया गया, उनके नाम नोटिस जारी की गई। अच्छा, फर्जी मालिक क्यों आए, गाड़ी समरीन जी की है कि नहीं है, मेरे नाम नोटिस आ गई और मेरी गाड़ी तो है ही नहीं, मैं क्यों जाऊं। उसके बाद वो प्राइवेट वैल्यूअर, कहा जा रहा है कि प्राइवेट वैल्यूअर को कहा गया कि 5-5 हजार रुपया प्रति गाड़ी ले लो और स्क्रैप वैल्यू में इसका दाम लगा। तो गाड़ियां 20 लाख की ट्रक की कीमत हो गई 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। हाँ, स्कॉर्पियो की कीमत हो गई 10,000। यह भी दूसरे को नहीं, हमको और आपको नहीं मिलना था, जो ये सिंडिकेट माफिया काम कर रहा था, हाँ, और पुलिस वालों को मिलना था जी। जिस घोटाले से इसका पर्दाफाश हुआ है गोपालगंज में, उसमें गाड़ी की जो रिसीवर है थाने की एक महिला पुलिसकर्मी है, थाने की एक महिला पुलिसकर्मी, सोचिए, हाँ, प्रीति कुमारी। और वह गाड़ी भी उसे डायरेक्ट नहीं मिली है, उस माफिया के थ्रू मिली है, उस माफिया के थ्रू मिली है। मास्टर प्लान, हाँ, मास्टर प्लान, हाँ, घूम फिर के आ रहा है। तो स्क्रैप वैल्यू हो गया। सोचिए, अब देखिए जो प्राइवेट आदमी है, जिसको कहते हैं बिहार में रोजगार की कमी है, वह बीटेक था बेचारा, उसको प्राइवेट वैल्यूअर बना दिया गया, उसको 200 गाड़ियों का जिम्मा दे दिया गया। 5-5 हजार रुपए भी प्रति गाड़ी उसे मिले तो 10 लाख रुपए, उसे क्या पता, 10 लाख रुपए, और यहाँ 10,000 20,000। अब हाई कोर्ट ने कहा है यह तो इतना बड़ा घपला है, यह तो इतना बड़ा घपला है, इसको जांचो। और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जिम्मेदारी दी गई है, उसे पार्टी बना दिया गया है, ईओयू को। और कहा गया कि पूरे बिहार में ऐसे जितने मामले हैं, आपको याद होगा चारा घोटाले में क्या हो रहा था,
स्कूटर और मोपेड के नंबर से जी चारा धोया जा रहा है, चारा धोया जा रहा है। ठीक वैसा ही है ना, वैसा ही है ना, तो गाड़ी ले लिए, वैसा ही है ना, तो गाड़ी उठा लिए जी हाँ। तो सोचिए कौन कौन लोग फंसेंगे इसमें। बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी मछलियां, हाँ बड़ी बड़ी मछलियां, ठीक है ना, बड़ी बड़ी। और एक गाड़ी जो नीलामी, मतलब ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जो गाड़ी नीलामी में नीलाम हुई, उन्हीं गाड़ियों से फिर शराब की धुलाई भी हुई। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हाँ, और देखिए उसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर को सूचित भी नहीं किया गया। तो ये इतना बड़ा घोटाला हो गया है, इसकी परत हम लगातार खोलेंगे। आज बिहारी हफ्ता में हमने बता दिया, लेकिन इस घोटाले की कार्रवाई, इस घोटाले में जो कुछ होगा वो हम कमिट करते हैं अपने दर्शकों से कि लगातार बताएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करने जा रहा है और जस्टिस राजीव रंजन की एक छवि है। बिल्कुल। हाँ, कि जब वो पकड़ लेते हैं किसी मामले को, तो फिर छोड़ते नहीं, बहुत सख्त मिजाजी नहीं है। हैं। मैं उनसे मिला भी हूँ, बहुत सख्त मिजाजी है। यानी कि अब देखना होगा कि और बड़े बड़े कौन कौन से खुलासे होते हैं आने वाले दिनों में। तो फिर ये पूरी चर्चा, ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।